जय हिंद साथियों, मैं के शर्मा आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने धारा 27 और 28 दो धारा पढ़ी थी। आज वाली वीडियो में क्योंकि ओपीएस में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ये बहुत हाई जीबी की फाइल बना रहा है, तो इसलिए इसकी सेटिंग थोड़ा सा देखेंगे। तो इसलिए मैंने दो ही धारा पढ़ाई थी, है ना। आज वाली वीडियो में अपन धारा 29 बड़ी धारा है, अच्छी धारा है, धारा 30 और धारा 31 के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। ये मैंने याद आपको पिछले वाली वीडियो में करवा दिया था। तो अब अपन बात करते हैं धारा 29 के ऊपर बात करते हैं। धारा 29 किसके बारे में बात करती है? भ्रष्ट आचरण, यानी आपका आचरण कैसा नहीं होना चाहिए, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। और कब आपका आचरण भ्रष्ट माना जाएगा उसके ऊपर प्रावधान है। कब आपका आचरण भ्रष्ट माना जाएगा, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से, पहला पॉइंट दिया हुआ है रिश्वत। रिश्वत की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। क्या है परिभाषा? किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता यानी एजेंट, एजेंट यानी समर्थक, इसकी बात हो रही है, समर्थक या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को पारितोषण का दान, पारितोषण का दान दे दिया, प्रस्तावना, वचन, इनाम देता है, ठीक है, यानी पैसा देता है जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निम्न उद्देश्य हो। परोक्ष है, या आप यूं मान सकते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उसका निम्नलिखित उद्देश्य हो। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रिश्वत में क्या क्या है। रिश्वत की परिभाषा भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या होगी? भी पारितोषण का दान, प्रस्तावना, वचन, इनाम यदि किसी को अपन देते हैं, मान लो किसी को कह दिया कि तेरे बेटियों की शादी अगर मैं चुनाव जीत गया तो मैं करवा दूंगा, भले ही वो लोकहित की बात हो, लेकिन उसको लालच दे दिया, तेरे बेटे का एडमिशन मैं करवा दूंगा, मेरे को तेरे घर वाले जो 30-35 वोट है ये वोट दिला दे, मैं तेरे बेटे को विदेश भेज दूंगा, मैं वहां नौकरी दिलवा दूंगा। ये सारी क्या है? रिश्वत है कि नहीं है? पैसा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, ठीक है। या किसी को वोट नहीं देने के लिए या वोट देने के लिए, बात सुन, दोनों तरीके से भी आपको पैसा दे दिया कि आप फलाने आदमी को मत देना, ठीक है। या आपने किसी उम्मीदवार को पैसा दे दिया कि ये काम कर, ये 50 लाख रुपए लो और आप क्या करो, बैठ जाओ, आप चुनाव में मत खड़े हो, लोगों को बोल दो कि मैंने पर्चा वापस ले लो, आप पर्चा क्या ले लो, वापस ले लो, ये पैसे लो। कई व्यक्ति खड़े ही इसीलिए होते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनको पता है कि कोई ना कोई हमें बिठाएगा। भी वोट तो हम तोड़ेंगे, ज्यादा नहीं तो 5-7-10% भी यदि वोट तोड़ लिया तो अगले का तो प्रभाव पड़ेगा। भी बीजेपी का मान लो कोई सदस्य वो खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार, अब बीजेपी का ही दूसरा कोई निर्दलीय खड़ा हो गया तो कुछ ना कुछ वोट तो वो बीजेपी के तोड़ के लेके जाएगा। भी कांग्रेस का कोई आदमी खड़ा हुआ है या कांग्रेस का ही कोई दूसरा व्यक्ति निर्दलीय रूप में खड़ा हो गया तो कांग्रेस के कुछ ना कुछ वोट तो वो तोड़ करके लेके जाएगा। तो कोई ना कोई उसे लालच देता है, तो एक काम कर, वापस बैठ जा, तेरे को पैसे चाहिए, ये पकड़े, पैसे पकड़। बात समझ में आ गई? 2-3 करोड़ जितने भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, वो जितने भी दिए जाते हैं वो भी इनाम पैसा दिया जाता है, वो सब किस में गिना जाता है? रिश्वत में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? आप रिश्वत दे रहे हो। बात समझ में आ गई क्या? तो इसका खंड क क्या कहता है? इसका जो खंड है, खंड क क्या कहता है वो देखो। खंड क क्या कहता है? खंड क कहता है किसी व्यक्ति को निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने के लिए दान, वचन, इनाम देता है। कि भाई तू एक काम कर, तू खड़ा हो जा। जैसे बीजेपी वाले ने किसी कांग्रेस वाले को पैसा दे दिया कि तू खड़ा हो जा, कांग्रेस के वोट तोड़ ले, कांग्रेस के वोट दो भागों में बट जाएंगे, इधर हम जीत जाएंगे। यही राजनीति होती कि नहीं होती? तो वो किस में मानी जाती है? वह रिश्वत में मानी जाती है। क्या बात समझ में आ गई क्या?
उम्मीदवार को अपना नाम वापस लेने के लिए दान वचन और इनाम देता है। भी नाम तो क्या ले ले, वापस ले ले। अभी मैंने बताया पर्चा उठा ले तो वो हम आपको इतना पैसा दे देंगे। वो किस में गिना जाता है? वो आपके रिश्वत में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? वो आपकी रिश्वत में। ठीक है। या फिर ये तो बात है उम्मीदवार के लिए, ये बात किसके लिए? उम्मीदवार के लिए। किसके लिए बात हो रही है? आप उम्मीदवार को क्या दे रहे हो? रिश्वत दे रहे हो। यहां जो बात होगी वो किसके लिए होगी? वोटर के लिए होगी। किसके लिए होगी? वोटर, निर्वाचक, मतदाता के लिए। किसी निर्वाचक वोटर को मत देने या मत नहीं देने के लिए दान वचन और इनाम देता है। भाई तू मन्ने मत दे दे, इतने पैसे ले लो, या आप उस व्यक्ति को मत देना, इतने पैसे ले लो। बात समझ में आ गई क्या? ये सारी की सारी चीजें किसमें गिनी जाती है? रिश्वत में गिनी जाती है। अगर इस धारा से क्वेश्चन बन गया, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस धारा से। रिश्वत में पूछा जा सकता है कि रिश्वत में कौन कौन आता है। रिश्वत में सिर्फ 3 पॉइंट है। किसी को खड़ा होने और न होने के लिए पैसे दिए जाए, किसी को अपना नाम वापस लेने के लिए पैसे दिए जाएं। ये तो उम्मीदवार के बारे में बात है। ये निर्वाचक वोटर के बारे में बात है कि मत देने और मत नहीं देने के लिए पैसा दिया जाए। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर है? क्या सभी के क्लियर है? तो आगे चलें। दूसरा इसका पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये कहता है असम्यक असर डालना, यानी अनुचित प्रभाव डालना। चुनाव के ऊपर आप अनुचित प्रभाव डालना। भाषण में आप ऐसे ऐसे भाषण दे के आ रहे हो, है ना, कि आप गांव वालों, आपको मुझे वोट देना है, नहीं काली माता आपको श्राप दे देगी, आपको, आप देवी प्रसाद के भाजन हो जाओगे, आपको पाप लगेगा, या आपने मेरे को वोट नहीं दिया तो मैं आप समुचित, आप मेरी जाति के हो, मैं आपको समाज से बेदखल कर दूंगा। ऐसे ऐसे भाषण देना है, वो क्या कहलाता है? आपके असम्यक के असर डालना कहलाता है। क्या कहलाता है? असम्यक के असर डालना। क्या आपकी ये बात समझ में आ गई? क्या असम्यक असर डालना, या आप इसे आसान भाषा में अनुचित प्रभाव डालना भी लिख सकते हैं। लेकिन अधिनियम में क्या लिखा हुआ है? अधिनियम में यही लिखा हुआ है, असम्यक असर डालना। क्या लिखा गया है अधिनियम में? असम्यक के असर डालना। क्या बात समझ में आ गई? क्या कैसे? उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के द्वारा निर्वाचन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना है, वह क्या कहलाता है? आपका असम्यक असर डालना कहलाता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यदि आप हस्तक्षेप कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका असम्यक असर डालना कहलाता है। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? क्या ठीक है, ये दोनों परिभाषाएं याद रख लेना आप। यहां तो क्या कह रहा है? दान वचन इनाम देता है, वो तो रिश्वत में आता है। और आप चुनाव में, निर्वाचन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर रहे हो, वो किस में आता है? असम्यक असर डालना में आता है। इसका खंड क क्या कहता है? खंड क कहता है, खंड क कहता है हस्तक्षेप करना समझा जाएगा, अर्थात भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। पहली बात क्या कहता है? किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को जाति या समुदाय से निष्कासित की धमकी देना कि तेरे को मैं जाति से बाहर कर दूंगा, समाज से बाहर कर दूंगा, समुदाय से बाहर निकाल दूंगा, वरना तू मेरे को क्या दे देना? वोट दे देना। यूं धमकी दे रहे हो ना आप किसी को, ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या डाल रहे हो? असम्यक। या आप उम्मीदवार हो, आप धमकी नहीं दे रहे, आपका बड़ा भाई जाकर के धमकी दे के आ रहा है, आपका छोटा भाई जाकर के धमकी दे के आ रहा है, आप नहीं दे रहे, आपके पिताजी जाकर के धमकी दे के आ रहे हैं, आप नहीं दे रहे, आपके मामा जाकर के धमकी दे के आ रहा है, कोई ना कोई घर का नहीं दे रहा, आपका कोई समर्थक है, खतरनाक आदमी है, वो जाकर के धमकी दे के आ रहा है कि भाई साहब को वोट दे देना, वरना अच्छा नहीं होगा, समुदाय से क्या कर दूंगा? बाहर कर दूंगा, बेदखल कर दूंगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या
इस प्रकार की धमकियां देना क्या कहलाता है? असम्यक असर डालना। जैसे मेरी किसी ने पीडीएफ वायरल कर दी, वो असम्यक असर डालना ही है। वह इस शिक्षा जगत में अनुचित प्रभाव डाल रहा है वो आदमी। ठीक है, अब समझ जाओगे ना, अब याद रख लोगे ना। इस धाराओं को संतोष जी से याद रख लेना। असम्यक असर डालना यानी संतोष जी विश्नोई। असम्यक असर डालने का मतलब क्या होगा? संतोष जी विश्नोई। जो इस समाज में टीचर को, जो अध्यापकों का समाज है, उसमें असम्यक असर डाल रहा है वो आदमी। क्लियर है क्या? ठीक है। वह देवी अप्रसाद, वह देवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा। तुझे देवी अप्रसाद का पाप लगेगा। बात समझ में आ गई क्या? या मेरी कुल देवी है, क्या मेरे को सपने में माता आई कि ये दे देना, नहीं मैं सबको भस्म कर दूंगी, ऐसे आप धमकी देना, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है? असम्यक असर डालना। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, कर लोगे। खंड क, खंड ख क्या कहता है? कौन सा नहीं मानेगा भाई? यदि आप खंड ख कहता है हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा, आप किसी लोक नीति की घोषणा कर रहे हो कि ये सरकार योजना चला रही है, यदि मैं जीत जाता हूं तो मैं आपको इस योजना का लाभ दिलवा दूंगा। बात समझ में आ गई क्या? मैं महिलाओं की पेंशन चालू करवा दूंगा। मैं महिलाओं को अभी 1000 रुपए मिल रहे हैं, मैं जीत गया तो महिलाओं को 2000 रुपए पेंशन दिलवा दूंगा। क्लियर क्या? वृद्धा पेंशन अलग से चालू कर दूंगा, विधवा पेंशन अलग से चालू कर दूंगा, बच्चों के लिए जो बेरोजगार है उनके लिए बेरोजगारी भत्ता मैं अलग से चालू कर दूंगा। वो असम्यक असर डालना में नहीं माना जाएगा। यदि आप लोक नीति की घोषणा करते हैं, आप ये घोषणा करते हैं कि ये सड़क मैं बनवा दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, तो आप गलत नहीं हो। आप लोक नीति की क्या कर रहे हो? घोषणा कर रहे हो। लोक नीति की घोषणा है वह असम्यक असर डालना नहीं माना जाता। लोक कार्यवाही का वचन दे रहे हो आप, कोई लोक कार्यवाही है उसका क्या दे रहे हो? वचन दे रहे हो। किसी वेद अधिकार का प्रयोग कर रहे हो तो वह भी असम्यक असर डालना में नहीं माना जाता। क्या ये बात आपके समझ में आ गई क्या? क्लियर है? कर लोगे? चले आगे। बहुत इजी है अधिनियम, हार्ड नहीं है। 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 3 नंबर ये कहता है, 1 नंबर पता है रिश्वत, 2 नंबर असम्यक असर डालना। असम्यक असर डालना धारा 29 को किससे याद रखना है? किससे याद रखना है बताओ, कमेंट में बताना। किससे याद रखोगे? पॉइंट 3 आ जाओ। किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, कौन सा प्रभाव? प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग। किसका? धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग। आपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर के क्या दिलवा दी? शपथ दिला दी कि आपको भारत के तिरंगे हाथ में ले लो और इसकी सौगंध है कि आप वोट किसे दोगे? मेरे को दोगे। या आपने कोई धार्मिक प्रतीक है उसकी आपने क्या दिला दी? सौगंध दिलवा दी। बात समझ में आ गई क्या? मत देने या मत नहीं देने के लिए का उपयोग, या उसकी दुआई देकर मत देने या मत न देने के लिए की गई अपील भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। भले ही आपने अपील ही क्यों न की हो कि देश के तिरंगे के लिए आप मेरे को वोट दो, ये अपील है, लेकिन ये किस में मानी जाएगी? अपील भ्रष्ट आचरण में मानी जाएगी। क्या बात समझ में आ गई क्या? 4 नंबर पॉइंट आपका क्या कहता है? बड़े ध्यान से समझना। किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, यहां तक तो देखो सबकी लाइन सेम ही मिलेगी आपको। यहां से आ जाओ। भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों में, भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, मूल वंश, जाति, ये क्रम याद रख लेना, समुदाय और भाषा। धर्म, मूल वंश, जाति,
समुदाय, भाषा। धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा। ऐसे याद रख लो। दैमुजय, दैमुजय सभा, सभा, दमूज सभा, दैमुजय सभा, दैमुजय सभा। यहां शब्द क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना उत्पन्न करना भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये बताओ, क्लियर है क्या सभी के? इन पर आप आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना, आप मेरे धर्म के हो, आप मेरे जाति के लोग हो, आप मेरे समुदाय के लोग हो, उनको भिड़का दिया। मैं मान लो किसी समुदाय से हूँ, आदिवासी समुदाय से हूँ, एक्स वाई जेड, ब्राह्मण समुदाय से हूँ या माली समाज से हूँ या जाट समाज से हूँ या किसी ऐसा कोई समुदाय से, मैंने अपने समुदाय को क्या कर दिया? भड़का दिया कि बीजेपी को वोटें मत देना, कांग्रेस को वोटें मत देना, या बीजेपी को वोटें देना या कांग्रेस को ही वोटें देना। वोट देने और नहीं देने के लिए मैंने उनको भड़काया है, तो ये क्या माना जाएगा? भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? 5 नंबर, किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती की प्रथा या उसके क्रम का प्रचार या उसका गुणगान करना भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। कि आपको धौली सती की सौगंध है, आपको सड़कना सती की सौगंध है, आपको वोट मेरे को देना है, सती का प्रचार नहीं कर सकते। सती प्रथा भारत में क्या है? बैन है। किसने लगाई थी? ये कमेंट में बताना आप मेरे को। 6 नंबर क्या कहता है? किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए मिथ्या तथ्यों का प्रकाशन करवाना भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। आपने गलत पोस्टर छपा दिए कि ये आदमी फर्जी है, ये आदमी ये है, इस आदमी ने ये कांड किया है, या आपने अखबार में गलत लेख छपवा दिया किसी के लिए, वह क्या माना जाएगा? भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। रातों रात पोस्टर छपवा दिए, छपवा करके आपने चिपकवा दी हर जगह, ठीक है, उसकी आपने क्या कर दी? बदनामी कर दी, ठीक है, मिथ्या गलत चीजों का प्रकाशन करवा दिया आपने, तो वो क्या माना जाएगा? भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये बताओ, क्लियर है क्या? 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है वो बड़े ध्यान से देखना। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी मतदान केंद्र के लिए, जो आपका बूथ है, जो मतदान केंद्र है, केंद्र के लिए स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार के अलावा, मैं मान लो कोई चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैं और मेरे परिवार के सदस्य किसी गाड़ी में जा सकते हैं। उस किसी गाड़ी को मैं भाड़े पर ले सकता हूं। वोटरों के लिए जो आपने देखा होगा कि मोहल्ले में गाड़ियां लगी होती है, आओ बैठो, केंद्र तक छोड़कर आती है, मतदान केंद्र तक वोट दिलवा करके वापस मोहल्ले में छोड़ के आती है, आपने देखा होगा ऐसा। वो एक्चुअली में भ्रष्ट आचरण है। वो क्या है? भ्रष्ट आचरण। या तो स्वयं उम्मीदवार भाड़े पे ले सकता है या उसका परिवार का कोई सदस्य। इसके अलावा यदि कोई उम्मीदवार व्यवस्था करवा के देता है तो वो क्या है? भ्रष्ट आचरण है। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। किसी निर्वाचक के लिए यान या जलयान को भाड़े पर लेना भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? लेकिन यदि जैसे मैं वोटर हूं, आप वोटर हैं, ये अभिनय जी यहाँ पर बैठे हैं, ये वोटर हैं, संजय जी बैठे हैं, तो ये वोटर हैं, तो ये जब बैठे हैं और हम मान लो वोट देने जा रहे हैं हमारे गांव, हमने कोई टैक्सी भाड़े पे ली है, हमने कोई गाड़ी भाड़े पे लेकर के हम वोट देने गए हैं, हमने आपस में बांट लिया कि हजार रुपए हमने बांट लिए, तो वो भ्रष्ट आचरण नहीं है, क्योंकि वो उम्मीदवार की तरफ से नहीं है। उम्मीदवार का मेरे पास फोन आया कि एक काम करो यार, आप जयपुर हो, आप 5-7 जने हो, आपको मैं गाड़ी का पैसा दे दूंगा, आप गाड़ी लेके आ जाओ और आप मेरे को वोट देने दे के वापस चले जाना, तो वो भ्रष्ट आचरण है। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? वो नहीं मंगा सकते अपन।
यहाँ साफ लिखा हुआ है परंतुक में, कई निर्वाचकों द्वारा संयुक्त खर्चे पर मतदान केंद्र पहुंचने के लिए यान या जलयान या लोक परिवहन यान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी को भाड़े पर लेना भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। यदि अपन अपन वोटर वोटर मिलकर के किसी यान को, कोई गाड़ी को या रेलगाड़ी को या जलयान को या वायुयान को, किसी को भी भाड़े पर यदि अपन लेकर के जाते हैं तो भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। अपना पैसा यदि उम्मीदवार देता है तो भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर है क्या सभी की? पॉइंट इसका 8 क्या कहता है? ये उपधारा नहीं है, ये इसके सिर्फ पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। 8 क्या कहता है? किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा ऐसा कोई व्यय, ऐसा कोई खर्चा कर दिया जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। आपने पैसे बांटने स्टार्ट कर दिए, ऐसा कोई खर्चा कर दिया, हर घर में आपने फल फ्रूट भिजवा दिए या कोई और ही कोई हो सकता है, ऐसा कोई खर्चा कर दिया जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है। ऐसा कोई खर्चा किया है जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करता है तो भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई? आपने गरीबों में जाकर के ना अनाज के कट्टे बंटवा दिए तो वो भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन ऐसा कोई खर्चा कर दिया है जो इस अधिनियम में कहीं न कहीं किसी न किसी उपबंध का क्या करता है? उल्लंघन करता है। आपने किसी को, गुंडे को पैसे दे दिए, पैसे दे करके उसको धमकवा दिया तो ये अधिनियम का उल्लंघन है कि नहीं है? या आपने पैसे दे करके निर्वाचन अपराध कर लिया तो वो उल्लंघन है कि नहीं है? तो भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। क्या क्लियर है? क्या पॉइंट नंबर 8? पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 9 ये कहता है उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता, अभिकर्ता का मतलब एजेंट, एजेंट का मतलब दल्ला, दल्ले का मतलब समर्थन, द्वारा निम्नलिखित सरकारी कर्मचारी से सहायता। आप सरकारी कर्मचारी से सहायता नहीं ले सकते बेशर्ते मतदान करवाने के लिए कोई मशीन खराब हो गई या कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा तो मतदान के लिए आप किसी सरकारी कर्मचारी की सहायता ले सकते हैं। यहां साफ लिखा हुआ है मत देने के अलावा, मत देने के अलावा। जैसे ईवीएम मशीन खराब हो गई, बाहर कोई सीआरपीएफ का कोई आदमी खड़ा है, उसको पता है, इंजीनियर है मान लो, वो कह सकता है कि यार मैं ये सही कर दूंगा, तब आप उसकी हेल्प ले सकते हो। सहायता प्राप्त करता है तो भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। सरकारी कर्मचारी कौन कौन होंगे वो भी देख लो। राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर जिसके साइन हम लेते हैं मोस्टली किसी चीज काम में, संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य, पुलिस बल के सदस्य, आबकारी अधिकारी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चुनाव में आबकारी अधिकारी की बहुत जरूरत होती है क्योंकि दारू लानी होती है, शराब बंटवानी होती है ना? तो इनमें से आपने सेटिंग करके आबकारी अधिकारी से किसी ठेके वाले पे फोन करवाया है कि इनको सस्ती दरों के ऊपर शराब उपलब्ध कराओ, आपने वहां आबकारी अधिकारी का यूज लिया है तो गलत है। राजस्व अधिकारी जैसे पटवारी वगैरह का, पटवारी को फीता लेकर के गांव में भेज दिया कि भाई तो नापेगा प्लॉट आज, नहीं वोट किसको दे दो, उसको दे दो, आपने यूज लिया है तो वो क्या माना जाएगा? भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? क्या क्लियर? ये धारा 29 हमारी कंप्लीट है। धारा 31, 30 के ऊपर बात करते हैं। धारा 30 क्या कहती है? 30 कहती है निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता। सिविल न्यायालय की क्या अधिकारिता है या नहीं है वो देखो आप। नहीं है, किन किन मामलों में नहीं है? 31, 30(1) क्या कहता है? 30(1) कहता है वार्ड का यदि परिसीमन हो रहा है, किसका परिसीमन? वार्ड का परिसीमन हो रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यदि वार्ड का कोई स्थान आवंटन हुआ है, एससी सीट बना दी, पहले ओबीसी थी, पहले कौन सी सीट थी? ओबीसी सीट थी, अब कौन सी सीट घोषित कर दी? एससी की सीट घोषित कर दी। या पहले ओबीसी थी अब जनरल बना दी, या अब जनरल थी अब ओबीसी बना दी। तो कोई भी सीट आवंटन कर दी आपको तो आप कोर्ट नहीं जा सकते।
कोई निर्वाचक नामावली बना रहे हो, किसी का नाम काट दिया, किसी का नाम जुड़ा दिया फालतू में, आप नहीं जा सकते, मेरा नाम कटवा कैसे दिया उस आदमी ने, ठीक है, क्योंकि फिर ना चुनाव पूरे ही नहीं होंगे। निर्वाचन के संचालन, चुनाव का जो संचालन हो रहा है उसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इन सभी कार्यों में सिविल न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होगी, सिविल न्यायालय कुछ भी नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई क्या? सिविल न्यायालय कब करेगा? जब निर्वाचन याचिका दायर की जाएगी। कब कराएगा? जब निर्वाचन याचिका दायर करोगे आप। 30 की 2 के तहत क्या दायर करोगे आप? निर्वाचन याचिका दायर करोगे। निर्वाचन याचिका, निर्वाचन याचिका के बिना न्यायालय में नगर पालिका के निर्वाचन को प्रसंगत नहीं किया जाएगा। बिना निर्वाचन याचिका के आप न्यायालय नहीं जा सकते। क्या आपके ये बात समझ में आ गई? क्या क्लियर है क्या सभी के? कोई डाउट हो किसी प्रकार का? नहीं है। निर्वाचन याचिका 30 छोटी सी धारा है, कोई खास बड़ी धारा नहीं है। इतना ही है कि किस किस में अधिकारिता नहीं है, परिसीमन में नहीं है भाई साहब, स्थान आवंटन में नहीं है भाई साहब, निर्वाचक नामावली का कार्य कैसे चल रहा है, किसका नाम जोड़ा, उसमें नहीं है आपके, निर्वाचन का संचालन है उसमें कोर्ट की कोई अधिकारिता नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? तो आप निर्वाचन याचिका दाखिल करके फिर आप चुनाव को चैलेंज कर सकते हो, चुनौती दे सकते हो। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। निर्वाचन याचिका कौन सी धारा में प्रावधान किया गया? धारा 31 में प्रावधान किया गया। किस में प्रावधान किया गया है? धारा 31 में प्रावधान किया गया। तो धारा 31 क्या कहती है? देखो आपकी धारा 31 है निर्वाचन याचिका। क्या है आपकी? निर्वाचन याचिका, इलेक्शन पिटिशन। इसमें 3 धाराएं हैं, 31(1), 31(2) और 31(3). फिर आपकी धारा 31 कंप्लीट हो जाएगी। 31(1) क्या कहती है? कौन लाएगा? 31(1) क्या कहती है? निर्वाचन याचिका कौन लाएगा? कौन लाएगा बताओ? निर्वाचन याचिका है, कौन लाएगा और किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी? किसी उम्मीदवार या निर्वाचक द्वारा निर्वाचन की तारीख से 1 माह के भीतर भीतर जिला न्यायाधीश के सामने। किसके सामने टाबरों? जिला न्यायाधीश के सामने। कब? 1 माह के भीतर भीतर, चुनाव की तारीख से 1 माह के भीतर भीतर। कौन लाएगा? उम्मीदवार या कोई वोटर? उम्मीदवार या उस वार्ड का वोटर। आप ज्यादा पंचायती नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपका वार्ड है, वार्ड नंबर 3 नंबर वार्ड के आप क्या हो? वोटर हो। घपला हुआ है वार्ड नंबर 8 में, तो आप यहां के लिए निर्वाचन याचिका नहीं ला सकते, ज्यादा पंचायती नहीं कर सकते आप अपने वार्ड की। या हारा हुआ उम्मीदवार है या जो भी उम्मीदवार है, 2 4 5 जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वो निर्वाचन याचिका लगा सकते हैं, या कोई वोटर निर्वाचन याचिका लगा सकता है संबंधित वार्ड का। क्या बात समझ में आ गई क्या? किसके समक्ष? जिला न्यायाधीश के सामने। कब? 1 माह के भीतर भीतर लगानी होगी। कब लगानी होगी? 1 माह के भीतर भीतर। निर्वाचन को प्रसंगत करने वाली कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या सभी के? निर्वाचन याचिका के आधार क्या होंगे? आधार किस में लिखे हुए हैं? 31 की 2 में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं आधार? 31 की 2 में। किसी ने भ्रष्ट आचरण कर लिया है, कोई अयोग्य था, है ना, किसी ने निर्वाचन अपराध कर लिया है, या किसी ने एक जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया, फर्जी वोट डलवा दिए, उस आधार पर क्या लाई जाती है? निर्वाचन याचिका लाई जाती है। पढ़ लो क्या क्या आधार है। कोई उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन निर्हरता अयोग्य था। मान लो उम्मीदवार अयोग्य था, फिर भी उसने क्या कर लिया? चुनाव लड़ लिया और बाद में पता लगा कि ये भाई तो क्या है? अयोग्य है। ये भाई तो क्या है? अयोग्य है। तो आप इसके विरुद्ध निर्वाचन याचिका ला सकते हो। क्या बात समझ में आ गई क्या?
किसी उम्मीदवार ने धारा 29 के तहत क्या कर दिया, वो भ्रष्ट आचरण कर दिया। धारा 29 के तहत आपने क्या कर दिया, भ्रष्ट आचरण कर दिया। अभी पढ़ाया मैंने, आपने किसी को पैसा दे दिया, किसी ने आपका पीछे से वीडियो बना लिया पैसा बांटते हुए का, और बाद में वो वीडियो क्या कर दिया, सोशल मीडिया पर कर दिया। तो दूसरा जो उम्मीदवार है जो हार गया था, वो आपके ऊपर क्या ले आएगा, निर्वाचन याचिका ला करके आपके चुनाव को किस में लेके चला जाएगा, कोर्ट में, कि इसने पैसे बांट करके लोगों से वोट लिए हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। कोई नामांकन अनुचित रूप से खारिज करवा दिया आपने, कोई किसी का नामांकन अनुचित रूप से, है ना, किसी को पैसे दे दुआ करके आपने अनुचित रूप से खारिज करवा दिया है। निर्वाचन परिणाम को आपने प्रभावित किया हो, निर्वाचन का जो परिणाम है उसको आपने प्रभावित किया हो। कैसे प्रभावित किया है, देखो, किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति करवा दी हो, निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण करवाया हो, मत देने को अनुचित रूप से ग्रहण या नामंजूर या खारिज करके, नियमों या आदेश की पालना नहीं हो, अनुचित तरीकों से बहुमत प्राप्त किया हो, आपने बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए, आपको क्या मिल गया, बहुमत मिल गया। ये निर्वाचन याचिका के क्या है, आधार है। निर्वाचन याचिका के क्या है, ये आधार है। क्या रट लोगे क्या? किताब ले आना, हूबहू पढ़ा रहा हूं, रट लेना। यदि आपके पास संतोष जी द्वारा पीडीएफ है तो आपको किताब लाने की कतई जरूरत नहीं है। वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके फोन में पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। प्रिंट यदि कहीं से सेटिंग होकर के निकल रहे हैं तो प्रिंट निकलवा करके पढ़ लेना। प्रिंट में ज्यादा पैसे लगेंगे, इतने में आपकी किताब आ जाएगी। ठीक है। 31 का 3 जिला न्यायाधीश विहित प्रक्रिया और शक्तियों का प्रयोग करके निर्वाचन याचिका की सुनवाई करेगा। सुनवाई कौन करेगा? जिला न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा? जिला न्यायाधीश। इस प्रक्रिया के तहत पहले से कहीं न कहीं लिखी हुई एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया और शक्तियों का प्रयोग करके निर्वाचन याचिका की क्या करेगा? सुनवाई करेगा। बात समझ में आ गई क्या? अब आगे अपन पढ़ेंगे धारा 32 नेक्स्ट वीडियो में। वहां देखेंगे, मान लो इसकी सुनवाई हमें पसंद नहीं है, इसने हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, तो हम इसके विरुद्ध अपील भी कर सकते हैं। धारा 32 में हाई कोर्ट में जाकर के अपन अपील कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई क्या? ये प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है? धारा 32 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? धारा 32 में। क्लियर है क्या? कर लोगे? तो आज अपन ने धारा 29, 30 और 31 कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन वापस 5 धारा लेके पहले याद करेंगे, फिर 5 धाराओं के अंदर का प्रावधान करेंगे। फिर दोबारा कह रहा हूं, आपका भाई आपको पूरी किताब करवा देगा। आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, मैं कुछ चीजों में बिजी हूं, लगा हुआ हूं, और फ्री होते ही आपको करवा देंगे। अभी भर्ती कब आएगी ये तो आरपीएससी जाने या सरकार जाने, सारा सिस्टम सेट है वैसे। ठीक है। और आरपीएससी जब चाहे तब भर्ती निकाल सकती है, और सरकार जब आदेश देगी तब आरपीएससी पट से निकाल देगी। ठीक है। लेकिन हमें उससे पहले पहले क्या रहना है? तैयार। और आपका भाई आपके लिए तैयार है, चिंता मत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।